तो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप जो है डीएम कैसे बने। डीएम बनने के लिए आपको आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज लिमिट यानी आयु कितनी होनी चाहिए, आप कितने पढ़े लिखे होने चाहिए, और जो है कौन कौन से पेपर आपको देने पड़ेंगे, और सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, यानी कि सिलेक्शन आपका आपकी चयन प्रक्रिया क्या है, कब कब क्या होगा, यानी आपकी पढ़ाई से लेकर एक डीएम बनने तक का पूरा प्रोसेस बताया जाएगा आपको। और आखिरी में बताया जाएगा कि एक डीएम की सैलरी कितनी होती है और जो है डीएम को क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं, सारी जानकारी आपको दी जाएगी। यानी ये मान के चलिए ये वीडियो देखने के बाद ना आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। ओके, इसमें आपको ए टू जेड फुल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि आप जो है डीएम कैसे बनोगे, आपको बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल से बताया जाएगा। ओके, तो आइए दोस्तों एक एक करके जानते हैं कि हम जो है डीएम कैसे बने। ओके, तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि डीएम कौन होता है। ओके, यानी लाइन वाइज टॉपिक वाइज हम आपको बताते चल रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, भारत देश के सभी जिलों में एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसे जिले का मुखिया बनाया जाता है और उसे सरकार के द्वारा हर तरीके के अधिकार दिए जाते हैं। उस व्यक्ति को हम डीएम कहते हैं, या आप ये भी कह सकते हैं कि वह व्यक्ति जो जिले का मुखिया होता है उसे डीएम कहा जाता है। डीएम एक आईएएस अधिकारी भी हो सकता है। ओके, ये मान के चलिए डीएम जो है आईएएस अधिकारी ही होता है। ओके, भी हो सकता है, नहीं आईएएस अधिकारी ही होता है। ओके, और भारत देश में 748 जिले हैं, उन सभी जिलों में एक डीएम को नियुक्त किया गया है। वह डीएम उस जिले को सुचारू रूप से चलाता है। ओके, अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि डीएम कौन होता है। आइए जानते हैं डीएम की फुल फॉर्म क्या होती है। अब आपने डीएम का नाम तो बहुत बार सुना होगा, पर क्या आपको पता है कि डीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? तो आइए जानते हैं। ओके, तो दोस्तों देखिए, डीएम की फुल फॉर्म होती है, इंग्लिश में बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, और वहीं अगर हिंदी में बात करें तो हिंदी में डीएम को बोला जाता है जिला न्यायाधीश। ओके, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और जिला न्यायाधीश। अब हम बात करते हैं डीएम के कार्य की। ओके, फिर हम आपको आगे यानी आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताता चल रहा हूं। देखिए दोस्तों, डीएम की कार्य की बात करें तो एक डीएम किसी भी जिले का एक सर्वोच्च अधिकारी होता है और अपने जिले की सुरक्षा व्यवस्था और जिले की प्रशासनिक व्यवस्था बनाए रखने का जिम्मेदार भी एक डीएम ऑफिसर ही होता है। ओके, और एक डीएम अधिकारी अपने जिले में कानून व्यवस्था, कृषि उत्पाद और व्यवसाय आदि कार्यों में सरकारी योजनाओं को लागू करने का भी काम करता है। ओके, और अपने जिले में आने वाली सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल के कार्य सुचारू रूप से चले, इसकी जिम्मेदारी भी एक डीएम ऑफिसर की ही होती है। और एक डीएम ऑफिसर के पास अपने क्षेत्र में महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए या कोई कार्य करने के लिए सभी प्रकार की शक्तियां होती हैं। और एक डीएम ऑफिसर अपने अंदर आने वाले क्षेत्र में किसी भी प्रकार के विकास कार्य के लिए प्रस्ताव पास करवा सकता है। ओके, और एक डीएम अधिकारी के पास एक जिले के सभी विभागों का ध्यान रखने और उनके कार्य को सही प्रकार के से करवाने की जिम्मेदारी भी होती है। और एक डीएम अधिकारी एक पूरे जिले की सभी प्रकार की पुलिस व्यवस्था और जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी भी निभाता है। ओके, देखिए दोस्तों, एक आईएएस अधिकारी एक डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर भी हो सकता है। और अब आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के नाम से अंदाजा लगा सकते हैं एक आईएएस अधिकारी के क्या कार्य हो सकते हैं और उसके पास क्या पावर हो सकती है। ओके, आइए अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं कि डीएम कैसे बने। ओके, डीएम कैसे बने, इसके लिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें अब कंप्लीट कर रहा हूं कि आपको डीएम बनने के लिए क्या क्या करना होगा। मैं आपको दोस्तों लाइन वाइज बताता चल रहा हूं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको डीएम बनने के लिए सबसे पहले आपको 10th क्लास पास आउट करना है। ओके, देखिए दोस्तों, डीएम बनने के लिए ये नहीं है कि आप 10th क्लास में ये सब्जेक्ट लो, वो सब्जेक्ट लो, जो आपका मन करे वो सब्जेक्ट लो। 10th क्लास पास आउट करो, उसके बाद 12th क्लास पास आउट करो। 12th क्लास में आपके न्यूनतम मार्क्स की कोई सीमा नहीं रखी गई है और आप अच्छे अंकों के साथ क्लास 11 व 12th में पास होंगे तो आपको ज्यादा नॉलेज होगा। ओके, देखिए दोस्तों, ये भी नहीं है 12th में आपके पास ये सब्जेक्ट होने चाहिए, आर्ट साइड से करो, कॉमर्स से करो या साइंस से करो, जिससे आपका मन हो उससे आप 12th पास आउट कर लो। उसके बाद जैसे ही आपके पास 12th का रिजल्ट आ जाए, उसके बाद आपको किसी भी सब्जेक्ट से किसी मान्यता प्राप्त कॉलेज या यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री कंप्लीट करनी होगी, क्योंकि यूपीएससी के एग्जाम देने के लिए आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी
जरूरी है, क्योंकि यूपीएससी एग्जाम वही विद्यार्थी दे सकता है जिसके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है। ग्रेजुएशन आप किसी भी सब्जेक्ट से कर सकते हैं, और ग्रेजुएशन आपको अच्छे अंकों के साथ करनी होगी, क्योंकि जब आप यूपीएससी का एग्जाम देंगे तो उसमें क्लास 10, 12 और कॉलेज से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप इन सभी परीक्षाओं में अच्छे अंकों के साथ पास होंगे तो आप यूपीएससी की तैयारी आसानी से कर सकते हैं। ओके, तो यानी कि आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेना है। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद आपको यूपीएससी के एग्जाम के लिए फॉर्म फिल करें। जी हाँ दोस्तों, ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद आपको अगर यूपीएससी का एग्जाम देना है तो आपको सबसे पहले यूपीएससी का फॉर्म फिल करना होगा, क्योंकि आप यूपीएससी का एग्जाम को पास करने के बाद ही डीएम बन सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको यूपीएससी का फॉर्म फिल करना होगा। ओके, देखिए दोस्तों, यूपीएससी का फॉर्म आप जो है किसी नजदीकी साइबर कैफे या फिर घर से ही अपने फिलअप कर सकते हो जब भी निकले। ओके, जब भी ये निकलता है। इसके बाद जब आप फॉर्म फिल कर दोगे तो आपको जो है आपको 3 चरण से होके गुजरना पड़ेगा, जो मैं आपको अब लाइन में से बता रहा हूँ। जब आप फॉर्म फिल कर दोगे दोस्तों, इसके बाद आपका सबसे पहले होता है प्रारंभिक परीक्षा, जिसको बोलते हैं प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन पास करे। जी हाँ दोस्तों, यूपीएससी के जरिए आईएएस का फॉर्म फिल करने के बाद सबसे पहले उम्मीदवारों की प्रारंभिक परीक्षा होती है, जिसमें सामान्य में हम यूपीएससी प्री एग्जाम कहते हैं। डीएम बनने के लिए इस परीक्षा को पास करना जरूरी होता है। इस परीक्षा में 2 पेपर होते हैं और ये परीक्षा एक ही दिन में होती है। इस परीक्षा में बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रत्येक पेपर को हल करने के लिए 2 घंटे का समय दिया जाता है। प्रत्येक पेपर 200 अंकों के होते हैं। प्रारंभिक परीक्षा के पहले पेपर में प्रश्नों की संख्या 100 होती है और दूसरे पेपर में प्रश्नों की संख्या 80 होती है। प्रत्येक सही प्रश्न के 2 अंक मिलते हैं और इस परीक्षा में गलत प्रश्नों के लिए नकारात्मक अंक भी होते हैं। प्रत्येक गलत प्रश्न के 0.33 यानी आपका 1 नंबर का चौथाई हिस्सा काटा जाता है। ओके, यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा हिंदी में अंग्रेजी दोनों विषयों में होती है। इस प्रकार से यूपीएससी का प्रारंभिक परीक्षा होती है। ओके, और अब हम बात करते हैं जब आपकी प्रारंभिक परीक्षा क्लियर हो जाती है, इसके बाद होता है आपका मेन एग्जाम। ओके, यानी जिसको बोलते हैं मुख्य परीक्षा। देखिए दोस्तों, पहला पेपर पास करने के बाद आपका दूसरा पेपर होगा जिसका नाम है मुख्य एग्जाम। डीएम बनने के लिए आपको इस एग्जाम को भी क्लियर करना होगा। इस परीक्षा का पेपर भी पहले पेपर की तरह है, बहुत ज्यादा कठिन होता है। इस परीक्षा के तहत 9 पेपर से प्रश्न पूछे जाते हैं, जो लगभग 5 से 7 दिनों तक चलता है। जिन उम्मीदवारों को सामान्य अध्ययन में कट ऑफ मिलता है और सामान्य अध्ययन में 33% प्राप्त होते हैं, उसी तरह उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाता है। यानी आप मेन एग्जाम में तभी आ सकते हैं जब आप प्रारंभिक परीक्षा पास कर लेते हैं। इस परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न वर्णनात्मक होते हैं। इसके तहत पूछे जाने वाले विषय ए, पेपर बी भाषा के पेपर हैं। वैकल्पिक 1 और वैकल्पिक 2 के अंतर्गत कई प्रकार के विषय हैं, जिनमें से आप अपने पेपर के रूप में किसी एक को चुन सकते हैं। यहाँ हमने आपको सिविल इंजीनियर, भूविज्ञान, इतिहास, अर्थशास्त्र आदि जैसे उदाहरण दे रहे हैं हम आपके स्क्रीन पर। यहाँ से आप अपने भाषा एक को छोड़कर सभी पेपर अंग्रेजी में लिखे जाने हैं। देखिए दोस्तों, आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा कौन सा पेपर कितने नंबर का आएगा। सामान्य अध्ययन 1 से लेकर 4 तक, जो कि है 250 अंकों का है, और वैकल्पिक विषय आपका 5 और 6 250 अंकों का है। निबंध लेखन जो आपका है वो भी 250 अंकों का है। अंग्रेजी अनिवार्य जो है ये भी 300 का, हिंदी भाषा अनिवार्य ये 300 का है। जब आपका मेन एग्जाम ये क्लियर होएगा, इसके बाद होता है आपका इंटरव्यू। देखिए दोस्तों, इन दोनों परीक्षाओं को पास करने के बाद अंत में यूपीएससी के द्वारा आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। आपको इस अंतिम चरण में इंटरव्यू देना पड़ता है। इस इंटरव्यू में विद्यार्थी से किसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ये प्रश्न इस प्रकार से पूछे जाते हैं कि इसमें विद्यार्थी का दिमाग चेक किया जाता है और ये कंफर्म किया जाता है कि यह व्यक्ति यूपीएससी के लायक है या नहीं है। आप इंटरव्यू में पास हो जाते हैं तो फिर आप आईएएस की ट्रेनिंग के लिए भेज दिए जाते हैं। अब आपका एंड में आता है ट्रेनिंग। देखिए दोस्तों,
आईएएस की ट्रेनिंग यानी यूपीएससी के द्वारा ली गई सही परीक्षाओं में पास होने के बाद यूपीएससी के द्वारा अंत में मेरिट लिस्ट निकाली जाती है। उस मेरिट लिस्ट में जिस उम्मीदवार के सबसे ज्यादा अंक होते हैं उस उम्मीदवार को आईएएस अधिकारी बना दिया जाता है, और जिस अधिकारी के कम अंक होते हैं उन्हें आईपीएस और आईएएफएस अधिकारी बना दिया जाता है। यूपीएससी की परीक्षा में आए गए अंकों के आधार पर उम्मीदवार को आईएएस, आईपीएस और आईएएफएस बनाया जाता है। ओके और प्री मैन और इंटरव्यू यानी प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू क्लियर करने के बाद उम्मीदवारों को ट्रेनिंग के लिए लपसना भेजा जाता है। लपसना में उन सभी उम्मीदवारों को 2 साल की ट्रेनिंग दी जाती है। ओके और इन सभी स्टेपों को फॉलो करके और यूपीएससी की परीक्षा की अच्छी प्रकार तैयारी करके आप एक आईएएस अधिकारी बन सकते हैं। ओके अब हम आइए जानते हैं कि आपकी डीएम बनने के लिए क्वालिफिकेशन। देखिए दोस्तों, यूपीएससी की परीक्षा वही विद्यार्थी दे सकता है जिसके पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की डिग्री हो और ग्रेजुएट की डिग्री उसे 50% अंक होने आवश्यक है, यानी आपकी ग्रेजुएशन में 50% अंक होने चाहिए। और दूसरा वो है आप जो है भारत के नागरिक होने चाहिए। ओके अब हम बात करें एज लिमिट की, यानी डीएम बनने के लिए आपकी आयु कितनी होनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, आईएएस की परीक्षा में भाग लेने के लिए कैंडिडेट की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु जो है 30 वर्ष घोषित की गई है। ओके और वहीं एससी और एसटी कैंडिडेट एज लिमिट की बात करें तो एससी और एसटी के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक उम्मीदवार की आयु सीमा को बढ़ाकर 5 वर्ष ज्यादा किया गया है, यानी कि एससी और एसटी के अंतर्गत आने वाले कैंडिडेट की उम्र 21 वर्ष से लेकर 35 वर्ष तक है। ओबीसी कैंडिडेट एज लिमिट की अगर बात करें तो ओबीसी श्रेणी के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक उम्मीदवार की आयु सीमा को बढ़ाकर 3 वर्ष किया गया है, यानी ओबीसी वर्ग से जो भी उम्मीदवार है उनकी आयु सीमा 21 वर्ष से लेकर 33 वर्ष तक है। ओके अब हम आइए जानते हैं दोस्तों आखिरी में कि डीएम की सैलरी कितनी होती है। तो दोस्तों एक डीएम की सैलरी की अगर बात करें तो एक डीएम को लगभग 56,100 रुपए से लेकर 2,50,000 रुपए प्रति माह का वेतन प्रदान किया जाता है। ओके और डीएम को जो है राज्य के हिसाब से यानी जगह के हिसाब से अलग अलग सैलरी भी हो सकती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आपको अगर कोई और दूसरा क्वेश्चन पूछना हो तो आप हमारे वीडियो में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।